जय भीम साथियों। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब हम गणतंत्र दिवस का नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है वह दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इस देश में। और संविधान लागू होने के साथ ही जो सदियों से जो परंपराएं पड़ी हुई थी, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट बेस पे, रेस बेस पे, रिलीजन पे, सेक्स पे, उन सभी की बेड़ियों को भी तोड़ा गया। और इसलिए बाबा साहेब का जिक्र और उनका जीवन परिचय या उनके क्या विचार थे, इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग टीम का, यूथ फॉर सोशल जस्टिस, कि उन्होंने इस पावन दिवस पे इतना पर्टिनेंट, इतना रेलेवेंट टॉपिक चुना। बिकॉज हम नेशनलिज्म की भावना में और गणतंत्र दिवस पर दिखाने जाने वाली परेड में हथियारों की होड़ में मेन चीज़ और जो मुख्य चीज़ है वो हम भूलते जा रहे हैं, जो कि है डेमोक्रेसी। जो कि बाबा साहेब ने कहा कि डेमोक्रेसी डज़ नॉट मीन ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बाबा साहब चाहते थे सोशल डेमोक्रेसी के थ्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करना। और लाखल जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ स्टार्ट किया है। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का और सारे साथियों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका दिया जहाँ पे मैं अपने विचार रख सकूं कि बाबा साहिब की क्या सोच थी डेमोक्रेसी से रिलेटेड। साथियों, हम सब जानते हैं कि बाबा साहिब का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में वो सबसे ज़्यादा है। और उसका कारण ये है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें 7 सदस्य थे। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ सदस्य बीमारी के कारण, कुछ सदस्य अपनी और व्यवस्थाओं के कारण इन चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाए थे। और ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबके सामने रखी गई और सारा भार जो था वो बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर था। और उन्होंने अपनी जितनी भी पढ़ाई की, जितनी भी उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस और जितने भी कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे समझे पूरी दुनिया से, वो उन्होंने सबको इसमें डालने की कोशिश की ताकि एक भारत जो है एक समृद्ध डेमोक्रेसी, एक रिच डेमोक्रेसी बन के उभरे। इन दोनों थैंक्स के साथ मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा। साथियों, इस पावन दिवस पे जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950, और वो दिन चुना गया ऐतिहासिक दिन, बिकॉज़ उसी दिन जो कांग्रेस था उसका लाहौर अधिवेशन था और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं ये संविधान जो है वो उस पूर्ण स्वराज्य की तरफ भी हमारा इशारा करता है। अब जो टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक, कि भारतीय लोकतंत्र पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे और उनकी क्या प्रासंगिकता है। अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोकतंत्र की परिकल्पना हमारे संविधान के अंदर है, वो लोकतंत्र की परिकल्पना केवल एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं है। और वो सारी जो लोकतंत्र की परिकल्पना है वो डॉक्टर बाबा साहेब का ही दिया हुआ देन है। डेमोक्रेसी को हम कैसे समझते हैं? अगर जनरल आदमी से किसी से पूछे जाए, कॉमन लेमैन के कंडीशन में, तो वो कहेगा कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग ही गवर्नमेंट को चुनते हैं। और जैसा कि लाखन जी ने इब्राहिम लिंकन का जिक्र किया कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट, द डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।
ऐसी सरकार जो लोगों की सरकार हो, इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य। ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, यानी वो लोगों की भलाई के लिए काम करे और जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन बाबा साहेब इससे भी आगे सोचकर और इससे भी आगे बढ़कर सोचते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हम बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि गवर्नमेंट जिसमें लोगों के द्वारा चुनी जाए, वो लोग कौन होंगे? अगर उन लोगों में समानता नहीं होगी सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो वो लोग किस तरह से चुन पाएंगे? और जहाँ पे लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं होगी, तो वो गवर्नमेंट बाबा साहिब के नज़रिए से कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, वो सिस्टम कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा। इसलिए बाबा साहेब ने एम्फेसिस दिया कि जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, हाँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए भी बाबा साहेब ने प्रोविज़न बनाए। अगर आप नज़र डालें कि आर्टिकल 325, अनुच्छेद 325, आर्टिकल 326 अडल्ट सफ्रेज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज के बारे में बात करता है कि हर उस व्यक्ति को, हर उस नागरिक को जिसके पास भारत की नागरिकता है, हर उस व्यक्ति को या उस नागरिक को कह लो जो 18 साल से ज़्यादा का है, उसे वोट देने का अधिकार है। हर एक वोट की वैल्यू एक है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। आर्टिकल 325 भी ये कहता है कि धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रिलीजन के आधार पे किसी को अलग इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा, सबको एक ही इलेक्टोरल रोल में किया जाएगा। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वन वोट वन पीपल वन वोट। बट ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं है, या तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है, या ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है, जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी ना हो। और बाबा साहिब सोशल डेमोक्रेसी को कैसे समझते थे कि सोशल डेमोक्रेसी 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। और ये तीनों प्रिंसिपल अपने आप में एक दूसरे से इंट्यून्ड है। बाबा साहिब बात करते हैं, और उसके बाद में भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बात करते हैं मार्जिनलिटी की, जो मार्जिनल लोगों को है उनकी बात करते हैं। और मार्जिनलिटी होती है कि किसी भी तरह के लोगों को अगर डिनाई किया जाता है पार्टिसिपेशन के, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के लिए, उनके धर्म के आधार पे, उनके रेस के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, कल्चर के आधार पे, वो चाहे भारत हो या अमेरिका जहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ इस तरह का है, वो मार्जिनलाइज लोग होते हैं। और अगर मार्जिनलिटी है, अगर मार्जिनल लोग हैं और उनके साथ अनइक्वलिटी है, तो सोशल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं। बाबा साहिब सोशल डेमोक्रेसी के थ्रू ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते थे। जिस दौर में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने चरम पे था, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो 3 बड़े जो प्रिंसिपल थे, या कहो कि 3 बड़े जो चीज़ें थी, वो था कि लार्ज नंबर पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, नॉन वायलेंस के थ्रू वो चीज़ें चेंज करना चाहते थे, और सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू वो अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते थे। जब नेशनलिज्म चरम पे था, तब बाबा साहिब ने डेमोक्रेसी की बात की। और उनकी डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं थी कि अंग्रेज़ों को हटा के केवल ऐसी सरकार स्थापित कर दिया जाए और सोशल डेमोक्रेसी ना हो। वो सोशल डेमोक्रेसी के थ्रू ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते थे, जहाँ पे इक्वलिटी हो, हर आदमी इक्वल हो, वो किसी धर्म, भाषा, जाति, सेक्स के आधार पर किसी तरह की उसके साथ डिनायल ऑफ राइट ना हो। और इसलिए जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 17 की जो बात करते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या बाबा साहेब के जितने भी
आप मिशन की बात करते हैं, उन्होंने केवल संविधान को फ्रेम करके ही उन्होंने अपने मिशन को नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक कि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे वो अच्छा साबित नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा बहुत सारे मूवमेंट भी स्थापित किए। उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ थे, क्योंकि उनका मानना है कि जो ये मार्जिनलिटी, जो ये इनइक्वलिटी जो समाज में है, ये कहाँ से आई, ये कल्चरल रिलीजियस टेक्सचर से आई। और वो उन सभी रिलीजियस टेक्सचर्स को खंडित करते थे, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो केरला में जाके गीता का सीधा खंडन करना हो, जहाँ पे इनइक्वलिटी की बात हो। वो कास्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे ताकि इक्वलिटी स्थापित हो। बिकॉज इक्वलिटी स्थापित होगी और लोग इक्वल होंगे तभी लिबर्टी आएगी, और इक्वलिटी और लिबर्टी आएगी तभी लोगों में भाईचारा आएगा, फर्टिनिटी आएगी। और यही सारा जो कॉम्बिनेशन है आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू सिक्योर, फर्स्ट सम वर्ड्स आर यूज्ड एंड आफ्टर दैट ये कहा गया है कि क्या सिक्योर करना चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये अलग अलग फॉर्म बताया कि हमारा जो सरकार होगी, हमारा जो देश होगा, जो भारत होगा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वो एक रिपब्लिक कंट्री का होगा। हेड ऑफ द स्टेट भी लोगों से चुना जाएगा, वो सॉवरन होगा, उसके ऊपर किसी की सुजेरेनिटी नहीं होगी, प्रभुसत्ता संपन्न होगा, वो अपने फैसले खुद ले सकेगा। वो सेकुलर होगा, धर्म के आधार पे उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड देन क्या कहता है प्रियम्बल, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन थ्री थिंग्स, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। जस्टिस, वो बात करते हैं सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की और पॉलिटिकल जस्टिस की। यहाँ पे ये जस्टिस से ही जो बात आती है वो डेमोक्रेसी की आती है। ये जस्टिस क्यों सिक्योर करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस क्यों सिक्योर करना चाहते हैं? बिकॉज बाबा साहिब चाहते हैं सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी अचीव हो सकता है जब लोगों के पास सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब आएगी जब नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब सोशल जस्टिस होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 that talk about non-discrimination on ground of religion, race. Article 16, equality of opportunity in matter of the public employment. लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट में जाने की सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो एक जो इकोनॉमिक जस्टिस होगा, जो कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्रिएट करेगा। और थ्रू सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन बी अचीव। संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जिनका बेसिक पर्पज और जिनको वहाँ पुट करने का जो आइडिया था वो बाबा साहिब की इस फिलॉसफी के कारण ही था। अगर बाबा साहिब की ये फिलॉसफी नहीं होती कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब केवल वो चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं करना है जहाँ पे सरकार लोगों द्वारा बने, बट डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे लोग हैं उनके अंदर भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब लोग बराबर हों, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, और जिनके कारण फर्टिनिटी हो। और इसी कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है वो केवल एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ना होकर एक फिलॉसफिकल डॉक्यूमेंट है जो एक नए भारत की परिकल्पना करता है। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, इस तरह का प्रोविज़न दुनिया के किसी संविधान के अंदर नहीं था, और ये जो देन है बाबा साहेब की है। उन्होंने संविधान के डॉक्यूमेंट में, जब भी संविधान का नाम आता है तो लोगों के जहन में होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की परिकल्पना की जाए, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट की परिकल्पना की बजाय वो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं।
और यहीं से हमें ये आइडिया मिलता है कि बाबा साहेब के लिए अनटचेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन कितना महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि बाबा साहेब का जब गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद था, तो वैचारिक मतभेद में गांधी जी ने कहा कि मैं आपके अनटचेबल लोगों के लिए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए तब से काम कर रहा हूं जब से आप बाबा साहेब जन्म भी नहीं ली। तो बाबा साहेब कहते हैं कि ठीक है, आप कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए ये शर्त रखी होती कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करता है पब्लिक लाइफ में, उन्हीं को कांग्रेस का मेंबर बनने का अधिकार है। आपने रखा क्या कि जो खादी पहनेगा वही कांग्रेस का मेंबर बनेगा। और इसीलिए उनके वैचारिक मतभेद में भी ये बात आती है। उनकी राइटिंग्स, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या उनके मोमेंट जहाँ पे उन्होंने मंदिरों के ताले खुलवाने की बात की हो, या पब्लिक कुओं से पानी पिलवाने की जो भी बाथिंग स्थान है उन पे लोगों को जाने के लिए, वो कोई भी काम जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं करते थे, बिकॉज उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। और वो ये फिलॉसफी थी कि जब तक इक्वालिटी नहीं आएगा, जब तक नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा, सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। आर्टिकल 18 जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, अंग्रेज़ों ने सोसाइटी को बंटवाने के लिए किस किस तरह से टाइटल देने शुरू किए। राय बहादुर, राय साहब, जहाँ पे दो लोगों के बीच में समानता है। एक तरफ जब हम आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 की बात करते हैं कि सबके वोट की वैल्यू एक ही होगी, और दूसरी तरफ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगा कि एक आदमी का ओहदा इतना बड़ा है, उसको इस नाम से पुकारा जा रहा है, इसमें वो चीज़ें हैं। तो इसलिए बाबा साहिब ने कहा कि आगे चल के हो सकता है कि ये टाइटल भी जो है किसी तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेशन का काम बने, और इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर ही लिख दिया कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये हर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है कि नो पर्सन विल एक्सेप्ट एनी टाइटल इवन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट आल्सो। बिकॉज बाबा साहिब की परिकल्पना थी ऐसे समाज का निर्माण करना, ऐसे देश का निर्माण करना जिसमें सब लोग बराबर हो। बिकॉज उनका मानना था कि जब तक ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, सोशल डेमोक्रेसी मतलब आपका इक्वालिटी, लिबर्टी एंड उनके साथ में फर्टिनिटी, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें संविधान के 16वें पार्ट की, जो बात करता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारे जो प्रोविज़न और पार्ट जो 16 है, पार्ट 16 की पूरी परिकल्पना और रिलीवेंस कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए है कि बाबा साहिब के दिमाग में इसके पीछे सोशल डेमोक्रेसी की बात थी। वो डेमोक्रेसी को ऐसे नहीं समझते हैं जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा या आज की परिप्रेक्ष्य में लोग समझते हैं। इसीलिए बाबा साहिब की प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे लोगों को केवल एक वोट मात्र समझ लिया गया है। लोगों को फ्री की चीज़ें दे के या झूठे वादे करके या इस तरह से करके सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे कोई बात नहीं हो रही, जहाँ पे स्टेट क्रिमिनल्स के साथ मिलके और डिप्राइव्ड क्लास के लोगों के साथ जुल्म ढाता है। आपने पीछे देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में एक दलित महिला जो अपना काम कर रही थी, और किस स्टेट की उसमें क्या भूमिका रही। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पीड़िता रेप, और उसमें स्टेट की क्या भूमिका रही। क्या ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें ट्रू डेमोक्रेसी है? बिकॉज डेमोक्रेसी जो हमारे संविधान के अंदर परिकल्पना है वो केवल एक परिकल्पना मात्र नहीं है, उसको जामा पहनाने के लिए बाबा साहिब ने संविधान में 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं और उनको इन्फोर्सेबल हैं। अगर आप बात करो कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, वो राष्ट्रपति तक को अपना बताता है कि उन्होंने क्या किया, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो
प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब की बात करें, वो भी यहीं पे हैं। अगर आप उसी चैप्टर की बात करो तो बाबा साहेब ने केवल डिप्रेस्ड क्लास का मतलब नहीं समझा, उन्होंने मार्जिनलिटी का बताया, और वो मार्जिनलिटी किसी से भी हो सकता है। इसीलिए चैप्टर 16 संविधान के में आपको एंग्लो इंडियन से भी रिलेटेड प्रोविजंस मिल जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लोज 3 में उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन को भी किया गया है। कई लोग इसको बड़ा मिसकंसेप्शन समझते हैं और मेरे से भी पूछते हैं कि सर आप तो ओबीसी समाज से हो और ओबीसी समाज को रिजर्वेशन भी थोड़े समय से ही मिला है, तो बाबा साहिब आपके लिए रिलेवेंट क्यों है? बाबा साहिब मेरे या आपके नहीं, बाबा साहिब तो इस पूरे देश के लिए रिलेवेंट हैं। बिकॉज उनकी जो परिकल्पना थी जिस समाज के लिए, जिस देश के लिए, जहाँ पे नेशनलिज्म की बात कर रही थी, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जिन चीज़ों को हम भूल रहे थे और केवल एक ही हमारा था कि अंग्रेज़ों को कैसे बाहर निकाला जाए। उन्होंने जब नेशनल मूवमेंट होते थे या जहाँ भी गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद होते थे तो वो यही बात उठाते थे, क्या ये चीज़ करने से भारत के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी, पूर्ण स्वराज्य हो जाएगा? क्या वो डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के द्वारा स्वीकार सरकार बनाने की आप परिकल्पना कर रहे हो, उसमें सब लोग कवर हो जाएंगे? और इसीलिए उन्होंने औरतों के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न का, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली स्टेट लॉ बना सकती है जहां भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात होती है, चाहे वो औरतों के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, चाहे उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई हों असेंबलीज़ में या पार्लियामेंट में। उसके पीछे पूरी फिलॉसफी थी। आपने क्या कहा इब्राहिम लिंकन ने, दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। बट किन लोगों की गवर्नमेंट? क्या उन लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है जिसके कारण केवल एक ही तबके के लोग आ रहे हैं, एक ही क्लास के लोग आ रहे हैं? और इसीलिए उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने इसके भी प्रोविज़न बनाए। और इन प्रोविज़न्स के साथ ही उन्होंने जो उनकी फ़िलॉसफी थी सोशल डेमोक्रेसी की, उसी के साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एम्प्लॉयमेंट में सबका अधिकार हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जहां पे आपको ये लगेगा कि उन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे बात की है। आर्टिकल 39 हो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, वहाँ पे भी उन्होंने लिखा दैट द सिटीजन मैन और वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और ये एक प्रोविज़न जो देखने में सिंपल है, ये बड़े बड़े धर्म गुरुओं की नींद उड़ा सकता है कि औरतों को भी बराबर का अधिकार है लाइवलीहुड का। अगर आप पढ़ें धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ, मैं भी हिंदू से आता हूँ, कि औरत का काम तो केवल अपने पति की सेवा करना है और मर्द का काम है कमाना। तो जिस तरह से हमारी जेंडर्ड सोसाइटी थी उसमें इस तरह का प्रोविज़न लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था। और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा सबके लिए बराबरी का अधिकार है, चाहे वो आदमी हो या औरत। यानी वो डिस्क्रिमिनेशन केवल डिप्रेस क्लास के लिए ही नहीं मानते थे, वो मानते थे कि मार्जिनलिटी किसी के कारण भी हो सकती है। उन्होंने भाषा को भी मार्जिनलिटी का नाम दिया और इसीलिए उन्होंने भाषा की मार्जिनलिटी के ऊपर भी प्रोविज़न किए गए। इसलिए बाबा साहेब के विचार आज के समय में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। काफ़ी समय ले लिया है मैंने, मुझे कहा गया था कि 30 मिनट ही मैं बोलूं, और इसी के साथ मैं आप सब साथियों को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और इसी के साथ ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जब बात डेमोक्रेसी की हो, बात सरकारों की हो, तो हमें ये भी सोचना चाहिए और बाबा साहेब की उन सारी रचनाओं को पढ़ना चाहिए जहाँ पे वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और वो सोशल डेमोक्रेसी के जो वादे उन्होंने किए या जो बातें करते हैं वो खोखले नहीं हैं, वो संविधान में अलग अलग जगह पे हैं। हम उन्हें भूल गए हैं या नॉर्मल कोर्स में उन पे डिस्कशन बहुत कम हो गया है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मेघराज जी।